नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम जो मोनो हेलो एल्केन हैं उनके विरचन की विधियां पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको हेलो एल्केन बनाने की जो विधियाँ हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आएँ। देखो, विरचन की विधि पढ़ने से पहले हम CH जो आबंध है उसकी प्रकृति देख लेते हैं। देखिए, CH जिसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में बंध बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए, यदि हम इसको इस प्रकार देखें, देखिए कार्बन है और यहाँ पर जैसे क्लोरीन की बात कर ले हम, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है जो कि एक हेलोजन है। तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच के अंदर जो बंध की बात करें तो ये बंध सहसंयोजी प्रकृति का होता है, लेकिन वास्तव में ये बंध है सहसंयोजी प्रकृति का नहीं होता है, ये ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति का होता है। यहाँ पर जो कार्बन है उस पर जो संकरण का प्रकार होगा sp3 होगा और इसकी जो आकृति होगी वो चतुष्फलकी होती है। देखिए, कार्बन और जो हेलोजन है इनके बीच में जो विद्युत ऋणता है उसमें अंतर होता है। कार्बन और हेलोजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण जो बंध की प्रकृति होगी वो ध्रुवीय सहसंयोजी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हेलोजन है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये हेलोजन अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से हेलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि CH बंध का निर्माण कार्बन का जो sp3 संकरित कक्षक होता है वो और जो क्लोरीन का 3p कक्षक जो खाली होता है यानी अर्धपूरित होता है उसके बीच में अतिव्यापन होता है और इस अतिव्यापन की वजह से ये बंध है वो बनेगा। CH बंध सहसंयोजी प्रकृति का होता है, परंतु कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता से कम होता है और कम होने के कारण ये विद्युत ऋणता में ये अंतर होने के कारण इस बंध की प्रकृति सहसंयोजी न होकर ध्रुवीय प्रकृति का होगा। इस प्रकार हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और जो कार्बन परमाणु है उस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध पाया जाता है उसकी प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजी क्यों होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम अध्ययन करते हैं मोनो हेलो एल्केनों के विरचन की विधियाँ। एल्केनों से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। एल्किन पर हाइड्रोजन हेलाइड की क्रिया करवाने से भी हम मोनो हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, एल्कोहल से हम 3 तरीके से मोनो हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। एक तो एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्ल यानी HX से क्रिया करवा लेते हैं, दूसरी हेलोजन की क्रिया थायोनील क्लोराइड से करवा लेते हैं और तीसरी है हेलोजन की क्रिया फास्फोरस हेलाइड से अभिक्रिया करवाने से भी हमें मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। और चौथी विधि है हेलोजन विनिमय द्वारा भी हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं और हुंस लीकर अभिक्रिया द्वारा भी हम ये प्राप्त कर सकते हैं और प्राथमिक एमीन द्वारा भी हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केनों की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये उदाहरण दे रखा है CH4, ये एक एल्केन है और इसकी क्रिया हम हेलोजन से करवा रहे हैं। Cl2 ये हेलोजन है और ये प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा हो जाएगा, तो यहाँ पर CH3 और Cl बन जाता है और साथ में HCl है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मेथेन के अंदर हाइड्रोजन परमाणु 4 हैं। 4 परमाणु का प्रतिस्थापन हो सकता है, तो पहले हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होगा। दूसरे का अगर प्रतिस्थापन होता है तो डाई हेलो एल्केन प्राप्त होगा और तीसरे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो ट्राई हेलो एल्केन प्राप्त होगा और चौथे का होगा तो टेट्रा हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो एल्केनों से अगर हम हेलो एल्केन प्राप्त कर रहे हैं तो ये हेलोजनों का एक मिश्रण प्राप्त होगा, जिसकी वजह से ये विधि औद्योगिक स्तर के लिए सही नहीं है। क्योंकि ये ज़्यादा उपयोगी क्यों नहीं है? क्योंकि जो हेलो हेलाइड का जो मिश्रण में प्राप्त होता है उसका हम पृथक्करण नहीं कर सकते। इसके पृथक्करण के लिए प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है जो कि काफ़ी कठिन होती है, तो इसलिए ये विधि है ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। अब दूसरी अभिक्रिया है एल्किन पर हाइड्रोजन हेलाइड यानी HX के योग से। देखिए दोस्तों, ये एक एल्किन है, इसकी क्रिया HX यानी हाइड्रोजन हेलाइड से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो CH है यहाँ पर हेलोजन परमाणु जुड़ा है और
हाइड्रोजन परमाणु है वो यहाँ पर जुड़ा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो योग हो रहा है ये मार्कोनी-कोप के नियम के अनुसार हो रहा है। मार्कोनी-कोप का नियम क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो H प्लस और X माइनस ये दो बनते हैं जब इसका आयनन होता है तो जो हेलोजन परमाणु है यानी माइनस वाला है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा या उस द्विबंध युक्त कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर डबल बंध है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ पर जो माइनस वाला है यानी हेलोजन परमाणु है ये जुड़ता है, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है और ये जो X है वो CH पर जुड़ा हुआ है। तो ये मार्कोनी-कोप का नियम है। तो मार्कोनी-कोप का नियम भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं। मार्कोनी-कोप के अनुसार हेलोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो ये मार्कोनी-कोप का नियम है। अगर इसकी क्रियाशीलता क्रम देखें तो HI ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर उससे कम HBr होगा और सबसे कम HCl होगा। अगर हम मार्कोनी-कोप के नियम के विपरीत योग करें तो विपरीत जो योग होगा वो एंटी मार्कोनी-कोप का नियम कहलाएगा, या जिसको पेरोक्साइड प्रभाव या खेरास प्रभाव भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, पेरोक्साइड की उपस्थिति में यदि हम एल्कीन की क्रिया HBr से करवा दें तो जो Br माइनस है उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। देखो ऊपर वाले उदाहरण के अंदर हमने जो हाइड्रोजन परमाणु है वो यहाँ पर जोड़ा था और जो हेलोजन है वो यहाँ पर जोड़ा था, लेकिन ये मार्कोनी-कोप के नियम के विपरीत हो रहा है योग। यहाँ पर तो हम जो हाइड्रोजन है वो जोड़ेंगे और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है उस द्विबंध युक्त कार्बन पर हम Br जोड़ेंगे, तो हमारे पास RCH2 Br ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा जो एंटी मार्कोनी-कोप के नियम के विपरीत योग होता है। तीसरे प्रकार से हम एल्कोहल से प्राप्त करेंगे। तो एल्कोहल से प्राप्त करने के लिए हम पहली अभिक्रिया है जिसका नाम है एल्कोहल की हेलोजन अम्ल से क्रिया। अब हेलोजन अम्ल कौन से होते हैं, HCl, HBr, HI ये हेलोजन अम्ल होते हैं। तो देखिए अगर एल्कोहल की क्रिया हम HCl से करवाएंगे तो यहाँ पर निर्जल ZnCl2 लेंगे जिसे ये एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा और जल का अणु बाहर निकलेगा। ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन प्राप्त करना होता है तो हम H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, एल्कोहल और HBr को या एल्कोहल और HI को, तो हमें ये प्राप्त होगा। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो क्रियाशीलता क्रम देखें तो देखो हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता क्रम देखें तो HI ज़्यादा क्रियाशील, फिर HBr और फिर HCl, और एल्कोहल की क्रियाशीलता देखें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इस प्रकार इसकी क्रियाशीलता क्रम होगा। फिर देखिए यदि हम दूसरी की बात करें कि एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को डार्जियन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए ये एल्कोहल है और ये थायोनिल क्लोराइड है और ये पिरीडीन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाएंगे तो क्लोरो एल्केन SO2 गैस और HCl गैस ये प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो SO2 गैस है, SO2 गैस होने के कारण ये तो बाहर निकल जाएगी, वाष्पित हो जाएगी, और HCl है ये जो गैस है ये पिरीडीन द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, इसलिए ये शुद्ध हेलो एल्केन हमें प्राप्त होंगे। तो ये अभिक्रिया है यानी डार्जन अभिक्रिया है, ये हेलो एल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है क्योंकि इसमें बनने वाले अन्य उत्पाद हैं जैसे SO2 और HCl ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। HCl तो पिरीडीन द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और SO2 है ये गैस के रूप में होने के कारण ये वायुमंडल में वाष्पित हो जाएगी। इस अभिक्रिया के द्वारा देखो RBr और RI ये दोनों नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमें RBr प्राप्त करने के लिए हमें थायोनिल ब्रोमाइड का उपयोग करना पड़ता है जो कि अस्थायी यौगिक है, और यदि हमें RI यानी कि आयोडो एल्केन बनाना है तो हमें थायोनिल आयोडाइड कामिल लिया जाता है, कामिल लेना पड़ता है, ये अभी तक ज्ञात नहीं। तीसरा प्रकार है एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। देखिए एल्कोहलों की अगर हम फास्फोर पेंटा क्लोराइड से करवाएं तो हमें क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा और साथ में POCl3 प्राप्त होगा, HCl है ये बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर एल्कोहलों की क्रिया PCl3 से करवाएं तो भी हमें RCl और H3PO4 ये प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया के अंदर यदि हमें RBr और RI ये बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो PBr3 और PI3 इनका प्रयोग करना पड़ेगा। ये दो इनका प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि प्लास के अंदर या परखंड के अंदर लाल फास्फोरस की क्रिया या तो Br या I इनसे क्रिया करवाएंगे। ये क्रिया परखंड के अंदर ही होगी तो हमें ये प्राप्त होंगे। देखिए ROH लाल फास्फोरस और प्लस
X2, यहाँ पर X2 है ना वो ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, और RX प्लस H3PO4 ये प्राप्त होगा। यहाँ पर जो X है ये अगर आपने X के स्थान पर Br लिया है तो Br आ जाएगा, और X के स्थान पर I लिया है तो I आ जाएगा। तो इस प्रकार ये विक्रिया होती है। अब तीसरी जो विक्रिया है वो है हैलोजन विनिमय द्वारा। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एल्किल हैलाइडों से ही एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। ऐसी विक्रियाओं को हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या RBr से RI इनका निर्माण किया जाता है। तो हमें क्लोरो या ब्रोमो व्युत्पन्नों के विलयन की मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में NaI यानी सोडियम आयोडाइड से क्रिया करवानी पड़ती है, तो हमें RI प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलिन-स्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। RCl NaI से क्रिया करवाई, एसीटोन की उपस्थिति में इसको गर्म किया तो RI NaCl प्राप्त हुआ। इसी प्रकार RBr की क्रिया अगर NaI से करवाई तो RI प्राप्त हुआ, साथ में NaBr प्राप्त हो गया। अब यदि हमें देखो इस अभिक्रिया में NaCl और NaBr मेथेनॉल जो आपने उत्प्रेरक के रूप में लिया है, एसीटोन जो उत्प्रेरक के रूप में हम लेते हैं, NaI की अपेक्षा कम घुलनशील है, तो ये क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। यदि हमें RF है यानी कि फ्लोरो एल्केन प्राप्त करना है, इसके लिए RI की अभिक्रिया हमें AgF से करवानी पड़ेगी, जिसे ये RF प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए RI प्लस AgF, तो हमें RF प्राप्त हो जाएगा और AgI है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया है। फिर इसके बाद में देखो अगली अभिक्रिया है हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेने पड़ेंगे और उनकी जो अभिक्रिया है ब्रोमीन से करवाएंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें RBr प्राप्त होगा, साथ में CO2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी और AgBr हमें प्राप्त होगा। तो अगर प्राथमिक एमीन से हमें हेलो एल्केन बनाना है तो प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है जिसका सूत्र होता है NOCl। तो हमने इसको इस प्रकार लिख दिया, देखो ये प्राथमिक एमीन है, RNH2 होता है, तो ऐसे दोनों को हमने इस प्रकार कर दिया है, और जो Cl प्लस Cl और NO इसको इस प्रकार लिख दिया। तो ये जो बंध टूटेगा तो ये तो RCl प्राप्त हो गया, और बीच में जो नाइट्रोजन है ये रह गया, तो N2 बाहर निकल गया, और ये जल का अणु बन रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया के अंदर जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है इसको टिंडल अभिकर्मक भी कहते हैं। तो टिंडल अभिकर्मक का सूत्र पूछा जाए तो भी आप ये लिखोगे NOCl। तो ये मोनोहेलो एल्केन बनाने की विधि थी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।